नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने धातुओं के बारे में बात किया था, मिश्र धातुओं के बारे में बात किया था कि कौन कौन सी आपकी प्रमुख मिश्र धातुएं हैं, क्या उनका उपयोग है, उनका क्या जो रासायनिक संगठन है, जो भौतिक संगठन है, उसके बारे में हमने बात किया। ओके, सो उसी सीरीज में आज हम एक और वीडियो ले करके आए हैं जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से धातुओं के आपके प्रमुख रासायनिक गुण हैं और कौन कौन से प्रमुख भौतिक गुण हैं। ओके, सो इनके बारे में हम आज बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कठोर भौतिक, हम धातुओं की जो भौतिक अवस्था है इसके बारे में बात करेंगे कि जो भौतिक गुण हैं धातुओं के उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए धातुएं जो है वो कठोर होती हैं। तो इसका सबसे पहला गुण है वो है आपका कठोरता का गुण, हार्डनेस, जिसको हम हार्डनेस कहते हैं। ओके, देखिए आप चाहे लोहा, तांबा जिसको हम इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, इनके टुकड़ों को अगर आप एकत्र करें और ये सभी धातुएं, इनके टुकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये धातुएं थोड़ा सा कठोर हैं। कठोर मतलब कि आप इसको नाखून से अगर स्क्रैच करेंगे, आप किसी ब्लेड से स्क्रैच करेंगे, नाइफ से स्क्रैच करेंगे तो इतनी जल्दी स्क्रैच नहीं होंगे। ओके, और धातुओं की जो धातु हो या खनिज हो उनकी जो हार्डनेस है, हार्डनेस को हिंदी में हम कठोरता कहते हैं। तो उसको कठोरता को मापने के लिए एक सारणी है, एक स्केल है जिसको हम मोह स्केल ऑफ हार्डनेस कहते हैं, मोह कठोरता सीरीज कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। तो उसके बेसिस पे हम धातुओं को या मिनरल्स को, जो खनिज हैं, उनको अलग करते हैं। ओके, खनिजों के लिए प्रायः या स्केल जो है, जो सारणी है मोह स्केल, वो खनिजों के लिए बनाई गई है। ओके, लेकिन धातुओं के केस में हम क्या देखते हैं? तो धातुओं के केस में हमको देखने को मिलता है, आप चाहे लोहे की बात करें, चाहे तांबे की बात करें, चाहे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, ओके, किसी भी धातु की बात करें तो उसमें एक कठोरता का गुण होता है जो कि किसी भी धातु का सबसे प्रमुख गुण होता है। दूसरा इसका गुण होता है चमक। तो धातुओं में एक विशेष तरह की चमक होगी। अगर आप किसी धातु को अच्छे से देखेंगे तो उसमें एक विशेष तरह की चमक होगी। ओके, और उस चमक को हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। इसको हम मेटालिक शाइन, इंग्लिश में मेटालिक शाइन कहते हैं और इंग्लिश में ही इसको हिंदी में धात्विक चमक कहते हैं। यदि आप धातुओं की सतह को उन्हें काटने के तत्काल बाद देखें तो आप पाएंगे कि वह दिखने में चमकदार होती हैं। देखिए, जब किसी धातु को काटा जाता है, ऊपर से तो हो सकता है उसमें किसी तरह का अपक्षय, पर्दन की प्रोसेस, वेदरिंग या इरोजन की प्रोसेस हुई हो, तो वो उतना साफ ना हो, लेकिन जैसे उसको बीच से या किसी साइड से काटा जाता है तो उसमें चमक दिखाई देती है। ओके, कि वह दिखने में चमकदार है। देखिए कि उन्हें काटने के तत्काल बाद आपको दिखेगा कि उसमें चमक होती है। ये धात्विक चमक, इसको मेटालिक शाइन या हिंदी में धात्विक चमक और इंग्लिश में मेटालिक शाइन कहते हैं। धातुओं की यह चमक जो है उन्हें आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाने में, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो आभूषण, तरह तरह के और सजावट के जो ऑर्नामेंटेशन है, सजावट के चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या है? कि जब आप उसको आघात करते हो, जैसे पीटने पर धातुओं के फैलने का गुण। अगर आप आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि अगर आप उस पर किसी तरह का चोट पहुंचाओगे, अगर इसको आप किसी तरह से पीटोगे तो पीटने पे धातुओं के फैलने का गुण जो होता है उसको हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। ओके, सो पीटने पर धातुओं के फैलने का गुण जो आघात वर्धनीयता होता है। सो आप कैसे इसको देखोगे? सो आप किसी को, जैसे एल्यूमिनियम हुआ या कॉपर हुआ या लोहा हुआ, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े लेकर के किसी भारी वस्तु जैसे हथौड़ा हो गया, या जनरली हथौड़े से अगर आप पीटेंगे तो आपको ये देखने में मिलेगा कि धातुओं के टुकड़े पहले की अपेक्षा और अधिक चपटे हो जाते हैं। चपटे हो जाने का मतलब क्या है? उसमें आघात वर्धनीयता का गुण आ गया। तो धातुओं को पीट कर, आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण होता है उसको हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। ओके, और सबसे प्रमुख इसमें कौन कौन सी आघात वर्धनीयता का गुण सबसे ज़्यादा किसमें होता है? आपका जो सिल्वर होता है। ओके, सिल्वर और गोल्ड में, सिल्वर और गोल्ड में ये गुण सबसे ज़्यादा होता है कि अगर आप इसको हथौड़े से पीटोगे तो ये आपका चपटा हो जाएगा।
ओके। लेकिन जिंक में यही चीज, जिंक होता है जिसको हम जस्ता कहते हैं, तो इसमें ये गुण कम होता है। इन दोनों में प्लस का मतलब है गुण ये ज्यादा होता है, लेकिन जिंक में माइनस का मतलब है ये गुण इसमें कम होता है। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है चांदी तथा सोना में आघात वर्धनिका का गुण अधिक होता है, जबकि जस्ते में यह गुण कम होता है। ओके, सो ये आपका आघात वर्धनीयता हो गया। और इसका जो प्रमुख गुण, और प्रमुख गुण कौन सा होता है धातुओं का, तो उसको हम तन्यता का गुण कहते हैं। ओके, तन्यता का मतलब क्या होता है कि धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सके। अगर हम किसी धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है, तो धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम तन्यता कहते हैं। तन्यता का मतलब क्या हुआ कि धातुओं को अगर हम खींचकर तार के रूप में बना लें, ओके, धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया जो है उसको हम तन्यता कहते हैं। वो जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम तांबे के एल्युमिनियम की बात करें, तो हमारे घरों में जो विद्युत संबंधी कार्यों के तांबे और एल्युमिनियम के तारों का उपयोग होता है। ओके, तो इसीलिए क्योंकि उसमें तन्यता का गुण होता है, क्योंकि तारों के रूप में हम परिवर्तित कर देंगे। अगर तन्यता का गुण ना हो धातुओं में, तो उनको हम तारों के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो तार की जालियां बनती हैं, वो भी आपकी प्रमुख उपयोग हो गया इसका, कि तार की जालियां फिर नहीं बन पाएंगी अगर धातु में तन्यता का गुण ना हो। या लोहे के तार होते उसको बनाने में अगर उसमें तन्यता का गुण नहीं होगा, तो हम लोहे के तारों को भी नहीं बना पाएंगे। ओके, सो देखिए इसमें एक फिगर से दिखाया गया है कि एक बल्ब लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है और तांबे का तार लगा हुआ है। तो ये इस चित्र से इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका चालकता। चालकता को ही हम इंग्लिश में कंडक्टिविटी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। ओके, कंडक्टिविटी, इसको हम इंग्लिश में चालकता को कंडक्टिविटी कहते हैं। ओके, सो कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, एक देखिए दो टर्म आपने सुना होगा, एक होता है गुड कंडक्टर, ठीक, एक होता है गुड कंडक्टर और एक होता है बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर, दो तरह के टर्म होते हैं। सो गुड कंडक्टर जो होता है उसी को हम कहते हैं सुचालक, और जो बैड कंडक्टर होता है उसको हम कहते हैं कुचालक। मींस जिसमें धारा का प्रवाह, जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके, तो उसको हम गुड कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें धारा का प्रवाह जो है आसानी से ना हो सके उसको हम बैड कंडक्टर या कुचालक कहते हैं। तो सभी धातुएं जो होती हैं, क्योंकि जितनी भी धातुएं आपकी होती हैं वो सभी विद्युत की सुचालक या गुड कंडक्टर होती हैं। ओके, तो ये भी इसमें चालकता का गुण होता है। ओके, तो ये कुछ आपके हुए भौतिक गुण। अब हम धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं इसके बारे में बात करते हैं कि धातुओं के कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला है कि धातुओं का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना। सबसे प्रमुख जो रासायनिक गुण है वो हो गया कि धातुओं का ऑक्सीजन से क्रिया करना। ओके, तो धातुएं जैसे हैं वो अभिक्रिया करके, मींस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन आपको दी हुई है कि सोडियम मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आपके मैग्नीशियम के और एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन का, ये मिलके जो है वो सोडियम ऑक्साइड बना देते हैं, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे हिंदी में सोडियम नहीं होगा मैग्नीशियम होगा। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। तो ये ऑक्साइड बनाने का गुण होता है। इसी तरह हम सोडियम को एज एग्जांपल ले सकते हैं, पोटेशियम को एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम का एग्जांपल हमने लिया है। तो सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर, मीन्स जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे वो क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। और एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम में एक प्रमुख गुण होता है जिसको हम कहते हैं क्रियाशीलता का गुण। मीन्स से बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। बहुत अधिक क्रियाशीलता का गुण होने के फलस्वरूप इन्हें ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का उसमें ऐड होना, इसको ऑक्सीजनेशन से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। आपने देखा होगा कि सोडियम और पोटेशियम जो है उसको जो मिट्टी का तेल है उसमें डुबो के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं और क्रियाशील होकर के तुरंत ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करना।
सो ऑक्सीजन से क्रिया न करने पाए, इस वजह से इनको मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। ओके, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि मिट्टी के तेल में सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है? उसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, ऑक्सीजन की क्रिया न करने पाए इससे बचाने के लिए जो है इसको मिट्टी के तेल में डुबो दिया जाता है। इसी तरह आपका मैग्नीशियम है कि मैग्नीशियम का एक तार लेकर के उसे चिमटे की सहायता से पकड़कर जलाएं, आपको क्या देखने को मिलेगा कि मैग्नीशियम का तार जो है वो जलकर पाउडर के रूप में बन गया, सफेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। या सफेद पाउडर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखिए ये इक्वेशन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, कैसे बनेगा? मैग्नीशियम के दो कंपाउंड और ऑक्सीजन का, ये दोनों मिलके जो है वो 2Mg प्लस 2MgO बना देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका जल के साथ अपक्रिया करना। एक तो हो गया ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करना, अब है इसका दूसरा गुण जो है वो जल के साथ अपक्रिया करना, मींस H2O। जल के साथ अपक्रिया करने पे क्या होता है? तो देखिए धातुएं जो हैं वो वाटर के साथ, जल के साथ क्रिया करके धातुओं के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बना देते हैं। धातुओं के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं और इसके बदले में निकलता क्या है? तो उसमें से हाइड्रोजन गैस भी परिवर्तित होती है। जैसे सोडियम धातु है, सोडियम धातु देखिए यहाँ पे 2 तो आपको बैलेंस करने के लिए, समीकरण को बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है, लेकिन सोडियम जो है जब वाटर के साथ या जल के साथ अपक्रिया करता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मींस धातु है जल के साथ अपक्रिया करके धातुओं के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और वाटर जो है जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो गई। ओके, तो सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसी तरह Mg है आपका, मैग्नीशियम है, वो भी Mg जो है वो H2O के साथ अपक्रिया करके MgO बनाती है, जो ऑक्साइड बनाती है। तो हमने पहले भी बताया कि हाइड्रोक्साइड भी बनाता है और ऑक्साइड भी बनाता है। तो देखिए हाइड्रोक्साइड भी बना और ये आपका ऑक्साइड भी बना। ओके, और हाइड्रोजन गैस, अंततः हाइड्रोजन गैस इसमें जरूर निकलेगी। ओके, क्योंकि देखिए अगर आप किसी धातु को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे, जल में है उसमें जल भी है, तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, तभी एक कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट है आपका अम्लों के साथ अपक्रिया। अम्ल जो है आपके प्रमुख तरह के जो अम्ल हैं, एसिड हैं, जिसको हम एसिड कहते हैं इंग्लिश में। सो एसिड्स के साथ इसकी अपक्रिया कैसे होती है, रिएक्शन कैसे करता है? तो यहाँ पे जस्ते का एग्जाम्पल लेके समझाया गया है कि जस्ता जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अपक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त होती है। सो जस्ता जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके उसका क्लोराइड मींस जिंक का क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये इसमें अम्लों के साथ अपक्रिया करके हुआ। ओके, तो ये प्रमुख आपके यहाँ पे गुण हो गए। कौन कौन से गुण हो गए इसमें? आपका जल के साथ अपक्रिया करना, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करना और अम्लों के साथ अपक्रिया करना। तो ये प्रमुख गुण हुए। अब हम बात करेंगे जो सबसे प्रमुख टॉपिक है यहाँ पे, वो है धातुओं और अधातुओं में भिन्नता, कि धातु और अधातु में कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दोनों में अंतर हम कैसे करेंगे। तो देखिए भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों की हम बात करेंगे, धातुओं और अधातुओं के। तो भौतिक गुणों में सबसे प्रमुख गुण है आपका अवस्था। अवस्था का मतलब क्या है? देखिए अवस्था का मतलब क्या हो गया कि धातुएं सामान्यतया ठोस होती हैं। हमने पहले भी बात करी थी कि ठोस होती हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोडियम, पारे को छोड़कर बाकी सारी धातुएं जो है वो आपकी ठोस होती हैं। उसमें आघात वर्धनता और तारों में खिंचाव का गुण होता है। तारों में खिंचाव का मतलब तन्यता और आघात पहुंचाना, मतलब वो समतल हो जाना आघात पहुंचाने पे, उसको हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। लेकिन जो अधातुएं हैं, अगर हम अधातुओं की बात करें तो वो आपके ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस, तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। जैसे ब्रोमीन का लिक्विड है, ब्रोमीन आपका ब्रोमीन लिक्विड हो गया, ऑक्सीजन गंधक हो गया, गंधक ठोस होता है, ब्रोमीन द्रव होता है, ऑक्सीजन जो है वो आपका गैस होता है। और अधातुएं जो होती हैं वो ठोस और भुरभुरे होते हैं। ठोस और भुरभुरे का मतलब होता है ठोस तो होते हैं लेकिन वो फ्राइबल, टूटने वाले होते हैं।
नेक्स्ट है आपका पारदर्शिता का गुण। धातुएं अपारदर्शी होती हैं। अपारदर्शी का मतलब क्या है कि उनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो अधातुएं हैं वो पारदर्शी भी हो सकती हैं, अपारदर्शी भी हो सकती हैं, अर्धपारदर्शी भी हो सकती हैं। पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी तीनों तरह की हो सकती हैं। ओके, घनत्व और गलनांक की अगर हम बात करें तो धातु में कुछ धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी धातुएं जो होती हैं वो अधिक घनत्व, मीन्स उनका घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है। अधिक घनत्व और उच्च गलनांक, मतलब उनको गलाना है अगर तो उनको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये इसका घनत्व और गलनांक के बारे में हो गया। लेकिन अधातुओं में घनत्व और गलनांक प्रायः कम होते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स। ओके, नेक्स्ट आपका जो प्रमुख गुण है चमक के बारे में अभी हमने बात करी। जब धातुओं के बारे में हमने बात किया तो इसमें चमक जो है प्रमुख गुण होता है। तो धातुओं में विशेष चमक होती है जिसको हम मेटेलिक लश्चर, साइन नहीं कहते हैं, मतलब जनरल टर्म में हम तो साइन कहते हैं, लेकिन अगर हम लिटरेचर में जो साइंटिफिक टर्म है चमक के लिए उसको हम लश्चर कहते हैं। तो मेटेलिक लश्चर होता है। लेकिन अधातुओं में कुछ में चमक होती है, जैसे ग्रेफाइट हो गया या डायमंड हो गया। डायमंड में देखिए कितनी चमक होती है, अधातु है। ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन जो नमक होता है देखिए वो भी चमक एक होती है उसमें। सो इन 2-3 धातुओं को छोड़ के बाकी सब में जो है वो विशेष चमक नहीं होती है। बाकी अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती है। किसको छोड़ के? हीरा है, ग्रेफाइट है और आयोडीन को छोड़ करके। अभी हमने ठोस में चालकता का गुण डिस्कस किया कि धातुएं जो है ऊष्मा एवं विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं। अभी हमने धातुओं के गुणों के बारे में बात करी, तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस, जब हम अंतर की बात कर रहे हैं तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं। लेकिन अधातुएं जो है वो ग्रेफाइट और गैस कार्बन को छोड़ दिया जाए तो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ओके, बैड कंडक्टर होते हैं। ध्वनि का जो गुण होता है, किसी ठोस वस्तु से टकराने पर धातुओं में टंकर, जिसको हम मेटेलिक साउंड कहते हैं, टंकर ध्वनि या मेटेलिक साउंड कहते हैं, वो होती है। लेकिन धातुओं में कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। जैसे आप ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को अगर आप जमीन पे छोड़ दीजिए तो उसमें विशेष कोई आवाज़ नहीं होगी। आयोडीन हो गया, जिसको नमक कहते हैं, नमक को अगर आप फर्श पे या जमीन पे छोड़ दीजिए तो देखिए उसमें किसी तरह का आवाज़ नहीं होती है। लेकिन किसी धातु को आप, जैसे सोना हो गया, सोना को आप उठा के छोड़ दीजिए, लोहा हुआ, लोहे को आप पटक दीजिए तो देखिए उसमें एक तरह की आवाज़ होगी जिसको हम मेटेलिक साउंड कहते हैं। लेकिन अधातुओं में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है। ओके, तो ये भौतिक गुण हुए। धातुओं के जो भौतिक गुण हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात होती है क्षारीय गुणों की, रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुणों में प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहला गुण है वो है जो क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ? धातुओं के साथ ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड हैं, धातुओं के अगर ऑक्साइड बात करेंगे तो वो क्षारीय होते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक और टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी भी होते हैं। ऐसा भी है कि मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो हमेशा क्षारीय ही होंगे, ओके, लेकिन जनरली एक कंसेप्शन है। लेकिन अधातुओं के केस में क्या है? अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो आपके अम्लीय होंगे, मतलब वो अम्ल बनाएंगे। परंतु हाइड्रोजन के ऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होते हैं। उसके साथ में इफ बट भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ अपवाद भी हैं। उन अपवादों को भी आपको ध्यान रखना है कि अधातुओं के ऑक्साइड होते तो अम्लीय हैं, लेकिन हाइड्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दो जो आपके हैं वो उदासीन होते हैं। अम्लों के साथ अपक्रिया, अभी हमने अम्लों के साथ अपक्रिया के बारे में बात करी। कुछ धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं तथा लवण बनाती है। अभी हमने बात करी ऊपर NaCl आपका बना था, हाइड्रोजन के विस्थापित करके वहां पे लवण, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, तो सॉल्ट बनाती हैं। लेकिन अधातुएं अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती हैं और लवण इसमें नहीं बनता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को जब विस्थापित ही नहीं कर पाएंगी तो उसमें दूसरा कंपाउंड कैसे एंटर करेगा। तो इसलिए वो अधातुएं हाइड्रोजन के ऑक्साइड नहीं बनाती हैं, विस्थापित नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो लवण नहीं बनाती हैं। हाइड्रोजन से संयोग, जो अधिकांश धातुएं जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। लेकिन कुछ धातुएं हैं, जैसे लिथियम हो गया, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये हाइड्रोजन से संयोग करके यौगिक बनाती तो हैं,
लेकिन वो अस्थायी यौगिक बनाते हैं। लेकिन धातुओं में क्या है, ये हाइड्रोजन से संयोग करके स्थायी यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन से जब ये जुड़ते हैं तो ये स्थायी यौगिकों को जन्म देते हैं, जैसे मीथेन आपका स्टेबल है, अमोनिया NH3 स्टेबल है, फॉस्फीन जिसको हम PH3 गैस कहते हैं, फॉस्फीन का फुल फॉर्म उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन, वो आपका PH3 होता है। और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की अगर हम बात करें तो ये धातुएं जो है हाइड्रोजन से संयोग करके स्थायी यौगिक बनाती हैं, लेकिन अधिकांश धातुएं जो है वो यौगिक हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके यौगिक को नहीं बनाती हैं। तो ये आपके कुछ धातुओं और अधातुओं के जो गुण हैं, रासायनिक गुण है, वो हमने डिस्कस किए। और इसमें एक प्रमुख गुण होता है विद्युतीय प्रकृति या इलेक्ट्रिक, जिसको हम इलेक्ट्रिकल कंपोजिशन कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। विद्युत प्रकृति का मतलब क्या है कि धातुएं जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, मीन धन विद्युतीय होने के कारण विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर एकत्र हो जाती हैं। ओके, धन विद्युत होने का मतलब क्या है, धातुएं धन विद्युत होती है तो इसका मतलब वो कैथोड का मतलब प्लस चार्ज, इस पे एकत्र हो जाएंगी। लेकिन अधातुएं जो हैं वो हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, अगर हाइड्रोजन, जैसे हमने पहले भी बताया, आपने जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसमें भी देखा होगा कि हमने हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में 2 जगह स्थान दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो दोनों जगह पे अपने स्थान, अपनी जो धातुओं के साथ भी रिएक्ट करता है, अधातुओं के साथ भी रिएक्ट करता है, इस वजह से उसको 2 जगह स्थान दिया गया है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के अतिरिक्त जो अधातुएं हैं वो ऋण विद्युतीय होती है, निगेटिवली चार्ज। ओके, तो इसलिए ये एनोड पे एकत्र हो जाएंगी। ये तो आपको पता होगा कि कैथोड का मतलब प्लस चार्ज, एनोड का मतलब निगेटिवली चार्ज। सो जो धातुएं हैं वो आपकी कैथोड पर एकत्र होती हैं और जो अधातुएं हैं वो आपकी एनोड पर एकत्रित होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मिश्र धातुओं का अगर हम बात करें तो कुछ धातुएं जो हैं वो अन्य धातुओं से मिलकर बनी होती है, जिसको मिश्र धातु कहते हैं, जैसे पीतल, कांसा, अभी हमने बात करी। और अधातुओं के केस में क्या है कि वो किसी तरह की मिश्र धातु नहीं बनाती है। सो अधातुएं मिश्र अधातुएं नहीं बनाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो ये कुछ प्रमुख डिफरेंसेस हुए इनके बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली डीएलएड में, कि धातुओं को अगर हम क्षय होने से, कि धातुएं संक्षारण न होने पाए, संक्षारण का मतलब है उसमें क्षय न होने पाए, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे प्रमुख और जो सबसे आसान तरीका है जो जनरली लोग अपनाते हैं वो है पेंट का लेप लगाकर। अगर उसमें हम पेंट का लेप लगा देंगे, अगर हम उस धातु को पेंट कर देंगे, तो धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाने से उनको क्षरण से बचाया जा सकता है। ओके, इसीलिए देखिए, जो स्टील के फर्नीचर होते हैं, स्टील के फर्नीचर हो गए या लोहे के पुल हो गए या रेल के डिब्बे हो गए, बस, ट्रक आदि जो भी होता है उस पर एक तरह का पेंट लगाया जाता है। हमारे घरों में भी लोहे और स्टील से बनी कई वस्तुएं पर पेंट किया जा सकता है ताकि वे जंग से रहित हो जाएं। इसीलिए पेंट लगाकर हम उस पर एक परत चढ़ा देते हैं। पेंट का मतलब क्या है, उस पर एक परत चढ़ा देना। सो परत चढ़ा देने से वो जंग से बच जाएंगी, जंग नहीं लगना पाएगा। दूसरा जो प्रमुख इस्तेमाल है, दूसरा जो प्रमुख रास्ता है, तरीका है धातुओं को जंग का मतलब, संक्षारण का मतलब हो गया क्षय होने से बचाना हो। तो सबसे ज्यादा क्षय होता है वो आपका जंग लगने से ही होता है। ग्रीस लगाकर, ग्रीस या तेल का लेप लगा करके, देखिए तेल और ग्रीस अगर हम किसी धातु पे लगा देंगे तो वो धातु का जो वायु और नमी से संपर्क है उसको समाप्त कर देगा। देखिए जंग आपकी कैसे लगती है, जब कोई धातु है वो वायु और नमी के संपर्क में आती है। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई धातु जब वायु और नमी के संपर्क में आती है तो वो उसमें जंग लगने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर उस पर हम तेल चढ़ा दें या ग्रीस की परत चढ़ा दें तो उसको हम संक्षारण से, जंग लगने से बचा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नए इंस्ट्रूमेंट हो, कोई नया औजार हो, जैसे कैंची हो गया, चाकू हो गया, इस पर ग्रीस का तेल लगा कर रखा जाता है। आपने देखा होगा। सबसे खास बात है, आपने अपने घरों में ही देखा होगा कि लोहे की अगर आपके घर में कढ़ाई होगी तो उसमें या तो रोज उसमें उसको इस्तेमाल किया जाएगा, मीन्स रोज उसमें खाना बनेगा या कुछ भी होगा। लेकिन अगर उसको कुछ दिन के लिए यूज नहीं करना है तो उस पर जो तेल है या ग्रीस लगा के, ग्रीस या तेल को लगा करके हम उसको संक्षारण से बचा सकते हैं, जिससे उसमें जंग न लगे। तो पहला सबसे प्रमुख उपाय कौन सा हो गया,
पेंट का लेप लगा दिया जाए। दूसरा कौन सा हो गया, ग्रीस या तेल की एक परत चढ़ा दी जाए, इससे हम इसको संक्षारण से बचा सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण का मतलब क्या हो गया कि गैल्वेनीकरण का मतलब हो गया कि उस पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना। आप इसको ऐसे समझिए कि लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा दिया जाता है। जो पिघला हुआ जस्ता होता है उसमें डुबा दिया जाता है, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ जाती है। इसी प्रोसेस को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, गैल्वेनीकरण का मतलब हो गया कि किसी धातु पे जस्ते की परत चढ़ा देना। ओके, जब भी गैल्वेनीकरण के बारे में बात आए तो आप क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण का अभिप्राय है कि उस पर जस्ते की एक परत चढ़ा देना। जैसे एग्जांपल के लिए हमने समझाया कि लोहे को जैसे रस्टिंग से बचाना है, जंग से बचाना है, तो उसको लोहे की चादर या अन्य पात्र को किसी एक पिघले हुए जस्ते में ही डुबा दिया जाएगा, जिससे उस पर जस्ते की एक परत चढ़ जाएगी और फिर वो उसमें जंग नहीं लगेगा। जैसे घरों की छतों को बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादर, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए उसमें गैल्वेनीकरण किया जाता है, मतलब जिंक की या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और जो आपका प्रमुख एक और तरीका है वो है आपका विद्युत लेपन। विद्युत लेपन का मतलब क्या है कि कुछ धातुएं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया या टिन हो गया, ये वायु में, जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, जैसे 21% आपकी ऑक्सीजन होती है, सो उससे संपर्क में, उसके और नमी के संपर्क से प्रभावित नहीं होते हैं। कुछ धातुएं हैं ना, जैसे क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, टिन हो गया, जिसके बारे में बात करी हुई हमने, सो ये वायुमंडल में जो नमी और आर्द्रता है, जो आर्द्रता और ऑक्सीजन है, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो लोहे को क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम और निकल जो है ये आपका लोहे और वायु और नमी के संपर्क में नहीं आने से इसमें क्षरण नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता, इसीलिए लोहे को क्षरण से रोकने के लिए उस पर चारों ओर क्रोमियम की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। क्रोमियम हो गया, टिन हो गया, या निकल हो गया, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के अगर ऊपर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा देंगे तो उस पर उसकी चमक तो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आप एल्यूमिनियम में शाइन होता है, चमक होती है, लेकिन अगर हम उस पर कोई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा देंगे तो वो उसकी चमक को नष्ट कर देगा, लेकिन उसके जो क्षरण है, जो उसका डिके है या जो उसका जो क्षरण है वो रुक जाएगा। तो एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। तो कौन कौन सी विधियां हो गई, एक तो आपका हो गया गैल्वेनीकरण, जिंक की परत चढ़ाना, विद्युत लेपन करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब हो गया क्रोमियम, निकल, टिन, इनकी परत चढ़ाना, दूसरा हो गया पेंट लगाकर रखना, या चौथा हो गया आपका ग्रीस लगाकर या ऑयलिंग करके उस पर कर देना। ग्रीस लगा के भी उसको हम बचा सकते हैं। और जो एक और आपका प्रमुख तरीका कौन सा है, प्रमुख तरीका एक और है कि उसकी आप मिश्र धातु बना दीजिए। अगर आपको पता चल रहा है कि कोई लोहे पे जंग लग जाएगी तो उसमें आप कोई चीज़ मिला दीजिए लोहे में, जैसे कॉपर को अगर हम मिला दें, ओके, या हम उस पर जिंक को मिला दें, कोई और धातु मिला दें, तो उसमें उसको हम मिश्र धातु बना करके, जैसे कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु को मिलाने से वह अधिक कठोर, स्थायी और संक्षारण से बचाया जा सकता है। जैसे स्टेनलेस स्टील कार्बन, लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु है जिसमें आसानी से जंग नहीं लगती है। ओके, वही हमने बात करी कि लोहा है, जैसे लोहे पे तथा कार्बन का मिश्र धातु है ना, इस वजह से इस पे स्टेनलेस स्टील पे जो जंग है वो नहीं लगता है, क्योंकि वो एक मिश्र धातु है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ आपका विज्ञान से रिलेटेड, डीएलएड 4th सेमेस्टर का स्पेशली। तो इसमें हमने धातुओं अधातुओं के गुणों के बारे में बात करी, उनमें क्या अंतर है उसके बारे में बात करी, उनका संक्षारण कैसे किया जा सकता है, मीन्स उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको जंग लगने से बचा सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, सो अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कुछ और टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।